मैं भी अमर होना चाहता हूँ। मैं भी अमर होना चाहता हूँ, किसी के घर में यादों का एक दरवाज़ा बनकर, उसके सपनों की एक किताब बनकर, उसके दुख की नाव को पार करते हुए तकलीफ़ों के समंदर में अमर होना चाहता हूँ। इस नश्वर संसार में उसके लिए एक छोटी सी खुशी बनकर मैं अमर होना चाहता हूँ कि वह जी सके फिर से अपनी ज़िंदगी मेरी बाकी उम्र लेकर। कविता की ये पंक्तियाँ कमल जोशी यानी दुनिया भर के दुलारे कमल दा की हैं, जिन्हें उनके जाने के बाद एक किताब में संकलित किया गया है। किताब का नाम है खिला रहे वसंत मन। जनवरी का महीना कमल दा के जन्म का महीना है, तो आज देखती हूँ सपने पर उन्हें बहुत प्यार और आदर से याद करते हुए सुनते हैं उनका एक संस्मरण जो हर 12 साल में होने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा के दौरान लिखा गया। लीजिए, पेश है एक रात का परिवार। अस्कोट आराकोट 2014 की यात्रा जरमुला धार को पार कर यमुना घाटी में प्रवेश कर रही थी। शेखर पाठक जी के एक शोध छात्र ने, जो यहीं के स्थानीय महाविद्यालय में अध्यापक भी रहा था, अगले 2 दिन तक यात्रियों के लिए व्यवस्था की थी। उन्हें पता था कि यात्री ज्यादा यानी लगभग 20 तक हो सकते हैं। गांव वाले रोपाई में व्यस्त हैं, अतः एक ही गांव में इतने यात्रियों की रहने खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने हमें बताया कि जरमुला धार के आगे आज रात की व्यवस्था 2 गांवों खरसाड़ी और फूलकंडी में है। दोनों में 2 किलोमीटर का अंतर है। हमारा दल 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। हमारे हिस्से में रामासिराई के गांव में संपर्क करते हुए जरमुला धार पहुंचना था। तय ये था कि हम जरमुला धार में दूसरे दल का इंतज़ार करेंगे और फिर साथ साथ चलकर तय कर लेंगे कि कौन किस गांव में रुकेंगे। हम जरमुला धार में लगभग 12 बजे पहुंच गए और दूसरे दल का इंतज़ार करने लगे। दूसरा दल 1 बजे तक नहीं पहुंचा। मौसम के खराब होने के आसार दिखने लगे। यात्रा में आधे रास्ते में इंतज़ार करना बड़ा दुखदाई होता है। इच्छा रहती है कि आज की यात्रा जल्दी से जल्दी पूरी कर पीठ के वजन से छुटकारा पाया जाए और गांव वालों से गपशप की जाए। उस गपशप का आनंद ही कुछ और है, जो अजनबी मेज़बान की रसोई में साथ बैठकर की जाती है। कुछ लोग उधर से ही आए जिधर से हमारा दल आने वाला था। उन्होंने बताया कि हमारे साथियों से मुलाकात हुई थी और गांव वालों ने उन्हें खाने के लिए रोक लिया था। वे लोग 2-3 घंटे से पहले यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। अब हम थोड़े से परेशान हुए। आसमान में बादल चहलकदमी बढ़ा रहे थे, कभी भी बारिश हो सकती थी। दल के वरिष्ठ और यात्रा के पुराने अनुभवी सदस्य होने के नाते सब मेरी ओर देखने लगे। साथियों की आंखों में प्रश्न थे और पेट में भूख। मैंने निर्णय लिया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम बारिश से बच सकें और संभव हो तो किसी गांव में कुछ दाना पानी भी मिल सके। हमने तय किया कि पीछे आने वालों को देर हो जाएगी, अतः हम ज़्यादा दूर वाले गांव खरसाड़ी में रुकेंगे, जिससे पीछे आने वाले साथियों को सुविधा रहे। रास्ते भर बादल डराते रहे, पर हम बिना भीगे खरसाड़ी तक पहुंच ही गए। हमें बताया गया था कि खरसाड़ी में वीर सिंह जी को हमारे आने की सूचना है और वे ही हमारे रहने का प्रबंध भी करेंगे। खरसाड़ी गांव मोरी ब्लॉक में है। हम लगभग 3 बजे वहां पहुंचे। गांव में वीर सिंह जी के घर का पता पूछा तो किसी ने हमें बताया कि आगे लैंप पोस्ट के बगल वाला घर उनका है। जब वहां पहुंचे तो घर के मुखिया घर पर नहीं थे। कुछ लड़कियां धान की रोपाई लगाकर लौटी हुई खाना खा रही थीं। घर के मुखिया के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे गाय चराने गए हैं।
हमने बिना भूमिका के उन लड़कियों से कहा कि हम 5 लोगों को रात आपके ही घर में काटनी है। क्या उन्हें बताया गया है? लड़कियों ने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फिर हमारी दीनहीन स्थिति को देखते हुए एक लड़की ने कहा कि पिताजी ने बताया तो नहीं, पर आप लोगों ने हमारे घर रहना है तो आप लोग ऊपर जाकर आराम कर लो। थके मांदे हम यही सुनना चाहते थे। झटपट जूते उतार कर लकड़ी के मकान के 2 मंजिले में पहुंच गए। भूख हमारे पेट से ऊपर आकर हमारे चेहरों पर भी पसर गई थी। एक लड़की ने पूछा, आप लोग खाना खाएंगे? हम बना देते हैं। भूख तो बहुत थी। हमारी तरह लड़कियां भी थकी थी। लड़कियां अभी रोपाई कर थकी मांदी खेत से लौटी थीं और फिर से उन्हें रोपाई करने के लिए वापस खेत में जाना था। हम सब ने महसूस किया कि हमारे लिए खाना बनाना इनके काम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने कहा कि हम खाना खा कर आए हैं। चाय तो पी ही लो, एक लड़की ने जिद की। हम मान गए। उन्होंने अपने भाई को चाय बनाने को कहा। फिर एक लड़की ने पूछा, हलवा खाएंगे आप लोग? मैंने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, हमारे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। उसने जवाब दिया, रोपाई लगाने वालों के लिए हलवा तो बना ही हुआ है, आप लोग भी खा लीजिए। अब तो हमारी चांदी हो गई। तुरंत हामी भर दी। वो चाय के साथ हलवा ले आए और हम हलवे पर टूट पड़े। लड़कियां हमें घर में अकेला छोड़कर सामने खेत में रोपाई लगाने चली गईं। हलवा चाय के साथ थोड़े आराम के बाद हमें ताकत भी आ गई थी। साथ में अंतरात्मा कोसने लगी कि अगर हमने रोपाई वालों के हिस्से का हलवा खाया है तो कुछ काम भी करना चाहिए। हम खेतों की ओर चल दिए। गांव की बहुत सारी महिलाएं धान की रोपाई लगा रही थीं। वो लड़कियां भी वहीं थीं। कुछ देर तक तो मैं फोटो खींचता रहा और फिर पूछा, हम भी रोपाई लगाएं क्या? लड़कियों ने मजाक भरे उत्साह से कहा, आ जाइए। हम सब यानी अरण्य रंजन, श्रुति, दीपा, दीपक और मैं घुटनों घुटनों तक के कीचड़ वाले खेत में रोपाई के लिए उतर गए। लड़कियों ने हमें रोपाई की आवश्यक तकनीक से परिचय कराया और हमारी टीम उत्साह के साथ रोपाई में जुट गई। मैंने रोपाई लगा रही महिलाओं से पूछा, क्या आप लोग रोपाई लगाते वक्त लोकगीत नहीं गाते? एक प्रौढ़ महिला ने कहा, पहले गाते थे, अब प्रचलन कम हो गया है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे रोपाई के साथ साथ गीत भी गाएं। शुरुआती झिझक के बाद महिलाओं ने गीत गाना शुरू कर दिया। क्या समा बंधा रोपाई लगाने वालों के लिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2-2.5 घंटे रोपाई और गीत चलते रहे। अब हम गांव की महिलाओं के लिए अजनबी नहीं थे, गांव के ही सदस्य बन गए थे। रोपाई के बाद सबने अपने हाथ पैर मुंह धोए और घर की ओर चल दिए। लड़कियों के अपनत्व की वजह से हमें वो भी अपना ही घर लगने लगा था। घर पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद घर के मुखिया भी पहुंच गए। हमें देखकर थोड़ा चौंके। हमने बताया कि हम अस्कोट आराकोट पैदल अभियान के यात्री हैं। हमें बताया गया है कि रात आपके यहाँ रुकना है। उन्होंने किसी सूचना से अनभिज्ञता जताई पर कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग अतिथि हैं, देवता समान, आराम से रहिए। हमें थोड़ा गुस्सा सूचना न देने वाले पर आया, लेकिन वीर सिंह जी के व्यवहार ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। वीर सिंह जी ने कहा कि उन्हें रात को पास के एक गांव में एक बर्थडे पार्टी में जाना है। वे देर रात लौटेंगे, पर लड़कियां आपके खाने रहने की व्यवस्था कर देंगी। आप लोग चिंता न करें, सब हो जाएगा। हमें लड़कियों के हवाले कर वीर सिंह जी पार्टी में जाने की तैयारी कर चल दिए। 7 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। हम इस सुरक्षित बसेरे में आनंद के साथ थे। मुझे साथियों की भी चिंता हो रही थी कि वे बारिश में फंसे होंगे। बाद में पता भी चला कि वे लोग बहुत परेशान हुए। जब बारिश बहुत ज़ोरों पर थी तो बाहर से कुछ आवाज़ें आईं।
बाहर निकला तो पता चला कि शशि भूषण जी, जो हमारे अभियान के सबसे बुजुर्ग साथी थे, बारिश में तर-बतर गुस्से में थे। थकान की वजह से चिड़चिड़ा रहे थे कि स्थानीय आयोजक ने क्या इंतजाम किया है। आयोजक खुद कहाँ है, पर वो इस बारिश में मिलता कहाँ। वे मुझ पर भी गुस्सा होने लगे कि तुमने अपना इंतजाम किया है और हमारा नहीं। मैंने उन्हें शांत होने को कहा और बताया कि जब आप लोग खाना खाने और गाने में मस्त थे, समय का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो हम मौसम का मिजाज समझकर आगे चल दिए। आप लोगों को तो पिछले गांव में होना चाहिए था। अब वे शांत हुए। हमारी बात चल ही रही थी कि लड़कियां भी आ गईं। वह बुजुर्गवार का गुस्सा और हालत देखकर बोली, इन्हें भी अंदर ले आओ, ये भी यहीं रह लेंगे। अब शशि भूषण जी मुस्कुराने लगे। उनका भी इंतजाम हो गया था। लड़कियां बहुत मिलनसार थी। उन्हें हमारे खाने की चिंता हो रही थी। वे रसोई में चली गईं। उन्होंने श्रुति और दीपा को भी रसोई में बुला लिया। वे मिलकर खाना बनाने लगे। गीत भी चलने लगे। गानों की आवाज़ सुनकर हम लोग भी रसोई की ओर खिंच गए। हमें रसोई के दरवाजे पर देखकर बड़ी लड़की नीलिमा ने हमें अंदर बुला लिया। हम भी रसोई में जम गए। गपशप और गीतों का लंबा सिलसिला चला। फिर खाना परोसा गया। इस क्षेत्र के विशेष लाल चावल, मनझोली, सेम की दाल, लिंगुड़े की सब्जी, रोटी और ऊपर से तल बल घी। हमने खाने में सुबह की कसर भी निकाल दी। वे प्रेम से खिलाते रहे और ज़्यादा खाने की जिद करते रहे। जब मैंने कहा कि हमने इतना सारा तो खा लिया, तो नीलिमा बोली, इतना सारा चलने और मेहनत करने के बाद तो इससे ज़्यादा खाना चाहिए। सोने के लिए हमने अपने स्लीपिंग बैग निकाले। लड़कियों ने कमरे में सोने का आग्रह किया जहां वे खुद सोते थे। हमने बाहर ढके आंगननुमा लकड़ी के फर्श पर ही सोने की जिद की। उन्होंने हमारे लिए फर्श पर गद्दे बिछा दिए। दीपा और दया के पास ओढ़ने को नहीं था। उनके लिए रजाई की व्यवस्था की। फिर दीपा तथा दीपक से, जो दक्षिण भारत के साथी हैं, गीत गाने और डांस करने की फरमाइश की। जब वे शर्माने लगे तो लड़कियों ने कहा कि जब तक वो डांस नहीं दिखाएंगे, उनको ओढ़ने को रजाई नहीं मिलेगी। हमारे जोर देने पर उन्होंने कन्नड़ गीत तथा लोक नृत्य दिखाया। लड़कियां भी उनके साथ गाती और नाचती रहीं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने भाई बहनों के बीच परिवार में हैं। रात को सोने लगे तो वीर सिंह भी आ गए। बोले, सुबह आराम से उठना। हमने कहा कि अगले दिन लंबी यात्रा है, हम जल्दी निकल पड़ेंगे। इस पर वे बोले कि बिना नाश्ता किए भूखे पेट कैसे जाओगे, नाश्ता करके जाना। फिर वे सोने चले गए। सुबह तड़के ही बेटियों ने चाय पिला दी। नाश्ते के लिए कहा तो हमने साफ मना कर दिया। आर्यन ने, जो कमरे के दरवाजे पर ही सो रहा था, बताया कि रात वीर सिंह अंदर कमरे में लड़कियों से पूछ रहे थे कि पता नहीं किसने उनका नाम हमें बताया है। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उस व्यक्ति को जानते हैं जिनके कहने पर हम यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वे इस नाम के किसी व्यक्ति या अध्यापक को नहीं जानते। हमारी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। खैर, जाते वक्त हमने वीर सिंह जी से पता पूछा। हमने जब उनका नाम वीर सिंह लिखा तो उन्होंने शर्माते हुए बताया कि उनका नाम जीत सिंह है, वीर सिंह नहीं। यानी कल हम गलत व्यक्ति के यहाँ पहुंच गए थे। अब हम पर घड़ों पानी पड़ गया। मैंने पूछा कि रात को ये आपने क्यों नहीं बताया कि ये वीर सिंह का घर नहीं है। गांव में कोई वीर सिंह है ही नहीं। अगर मैं बता देता तो आप लोग कहाँ जाते? इतने भूखे प्यासे थके आप लोग कहाँ भटकते? इसलिए मैंने सोचा कि भगवान ने यहाँ भेज दिया तो सत्कार तो करना ही है। हम अवाक रह गए। बिन बुलाए अजनबियों को इतना मान, सम्मान और स्नेह देकर उन्होंने हमें निरुत्तर कर दिया था। क्या हम शहरी ऐसा कर सकते हैं? जीत सिंह और उनके परिवार के लिए अगाध सम्मान पैदा हो गया। बिछुड़ते वक्त
बेटियों के प्यार से तो आंसू ही आ गए। कैसा हो गया था ये एक दिन पुराना रिश्ता। आप सुन रहे थे कमल जोशी की किताब चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें से उनका एक संस्मरण।